हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्षितिज का। ये जो चैप्टर है इसका नाम है ल्हासा की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके लेखक से। इनके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1800 उनके ननिहाले गांव में पदहा जिला में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कन्नौल था और उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरा जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी, गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लोभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदरता झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बती यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बती की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाली दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हम उस समय के तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फिरी किल्लीडुपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान को भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरत पर्दा करती हैं। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू
को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगी, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मात कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। प्रत्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवस को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मिली एक मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियां के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मरे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसे सूरत देखते हैं टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मुझे सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे तो चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दिखन तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। स्वर्चा स्थान पर डंडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था।
चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चले रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों की वकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगाया कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिली। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कड़े फूड डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी अनेक अच्छे यजमान थे। पहले चाय सूत खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम टिगड़री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिगड़री समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने यह यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बतिया के गड़े खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचाकर रुपया दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो गया है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में
जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नस में बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15 शेर से कम नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गया। मैंने समझाया था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड़री गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नशे में विवाद कर चल पड़े। डांड मतलब ऊंची जमीन होता है। थोड़ला मतलब तिब्बत सीमा का एक स्थान। वीटे मतलब टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। कड़े मतलब गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन में काम आते हैं। सत्तू मतलब भुने हुए अन्न जो चना का आटा है। थुकपा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी फाड़ी हुई। भरिया भरवाहक। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिले मंगोल भिक्षुक जिसका नाम लोबड शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अंतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। दोनों चट्टे एनम गांव के पास पुल पे से नदी पार करने के लिए जोड़पोन मजिस्ट्रेट के हाथ लिखी गई लंबी राहदरी जो लेखन ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। दोनों वक्रास्तो स्पेनिश उपन्यासकार स्वरतेज 17वीं सदी में उपन्यास डॉन क्विक्सोट के नामक जो घोड़े पर चलता था। तो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।